मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, मैं ए.के. महेश्वरी उत्तमांश आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आज आपके लिए वर्ल्ड एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सोपानी कृषि लेकर आया हूं। दोस्त, यह सोपानी कृषि से पहले मैं उत्तमांश आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं और वर्ल्ड कृषि के कुछ फैक्ट मैं बिफोर लेक्चर नंबर 1 बनाकर डाल चुका हूँ। दोस्त, आप उसे जाकर देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1 को कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। और आज मैं दोस्त आपको सोपानी कृषि के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्त, इत्मीनान से और अपने आप मनोमस्तिष्क को खोल कर देखिएगा मेरे दोस्त। लास्ट तक के यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा से जानकारी प्रदान करेगा। तो दोस्त, स्थानांतरित कृषि के बारे में कुछ हम समझ लेते हैं। स्थानांतरित कृषि उस कृषि को कहते हैं जो मैदानी एरिया में भूखंड पर उगाई जाती है। जब 10-12 वर्ष तक किसी एक भूखंड पर खेती की जाती है और जब उसकी उर्वरा शक्ति घट जाती है तो फिर उसे 10-12 साल तक के वैसे ही छोड़ दिया जाता है, पड़ती छोड़ दिया जाता है और उसमें स्वतः बड़े बड़े पौधे निकल आते हैं। फिर उस पौधे को काट के फिर उस पे कृषि की जाती है। इसी प्रक्रिया को निरंतर होने वाली स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि की जो स्टार्टिंग थाईलैंड में बताई जाती है। तो दोस्त, आपको स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग फार्मिंग के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। दोस्त, अब हम चलते हैं सोपानी कृषि। दोस्त, सोपानी कृषि में बताई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मैदानी इलाकों के अभाव के कारण पहाड़ों और ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के खेत बनाए जाते हैं और खेती की जाती है। उसे सोपानी कृषि कहा जाता है। तो दोस्त, अगर देखा जाए तो सोपानी कृषि पहाड़ों पर किया जाता है। पहाड़ों पर काट कर वहाँ पर कुछ मिट्टी वगैरह डालकर, बट जो स्थानांतरित कृषि होती है दोस्त, वह मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। अलग अलग कृषि को जानना इस प्रकार बताई जाती है। दोस्त, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर दोस्त यहाँ देख लेते हैं। इसे हॉर्टिकल्चर के बारे में दोस्त क्या बताई जाती है, इसे मेरे दोस्त आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि हॉर्टिकल्चर बागानी खेती के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत फल, सब्जी, पेड़, फूल सभी उगाना शामिल होता है। तो दोस्त, आपको यह बात समझ में आ रहा होगा। बागानी खेती में अन्य खेती के कंपैरिजन में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। दोस्त, मीन्स लेबर बहुत ज़्यादा इसमें मांगता है। फिर दोस्त, यहाँ पर जो बताई जाती है कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत निम्नलिखित फसलों को हम डाल सकते हैं और इस फसलों को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं देख लेते हैं। पोमोलॉजी में फलों की खेती की जाती है। ओलेरीकल्चर में सब्जी की खेती की जाती है। फ्लोरीकल्चर में फूलों की खेती की जाती है। विटीकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है। तो दोस्त, पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर और विटीकल्चर। दोस्त, आप यहाँ पर थोड़ा इत्मीनान से देखिए। दोस्त, यहाँ पर जो नोट्स में बताने की कोशिश की गई है कि पौधों को हवा में उगाने की प्रक्रिया को एरोपोनिक कहा जाता है। दोस्त, किसे? तो पौधों को हवा में उगाने की प्रक्रिया को एरोपोनिक कहा जाता है। और मधुमक्खी का पालन जिससे शहद निकलता है उसकी प्रक्रिया को एपी कल्चर कहा जाता है मेरे दोस्त। फिर यहाँ पर अलग मौसम में
पौधे या वनस्पतियों का नाम मेरे दोस्त अलग अलग होता है। देखिए मेरे दोस्त, तो हाइड्राफाइट, फिर हाइग्रोफाइट, फिर मेरे दोस्त यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीरोफाइट, फिर क्रायोफाइट, फिर हेलोफाइट एंड लिथोफाइट। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसे ध्यान से देखिए कि लास्ट में सबका फाइट 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 और फाइट लगा हुआ है। दोस्त इसे इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां या पौधे को हम लोग हाइड्राफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तो इसे हम हाइड्राफाइट कहते हैं। दोस्त आपको याद हो गया होगा, ह्यूमिडिटी यानी नमी वाले इलाकों में उगने वाली वनस्पतियां या पौधे को हम लोग हाइग्रोफाइट कहते हैं। फिर दोस्त आगे जो बताई जा रही है, ऐसी वनस्पतियां या पौधे जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगती है उसे हम लोग जीरोफाइट कहते हैं। दोस्त आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जहाँ पर मरुस्थल होते हैं वहाँ पर पौधे की जो साइज छोटा होती है, मीन्स जीरो होती है, तो आप वहाँ पर छोटा होने के कारण मरुस्थलीय पौधे को जीरो से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ठंडों प्रदेशों में मिट्टी में उगने वाले वनस्पतियां या पौधे को क्या कहा जाता है? तो क्रायोफाइट कहा जाता है। तो दोस्त ठंडा में क्या होता है, पेड़ पौधा नहीं बढ़ता है, चिल्लाता है, तो आप वहाँ पर क्रायो से इसे रिमेंबर रख सकते हैं। फिर दोस्त आगे बताया जाता है, नमकीन या क्षारीय मिट्टी में उगने वाले वनस्पतियों को हेलोफाइट कहते हैं। कठोर चट्टानों पर उगने वाले वनस्पतियों या पौधे को कहा जाता है मेरे दोस्त तो लिथोफाइट। तो इस तरह से मेरे दोस्त आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हाइड्राफाइट किसे कहते हैं, हाइग्रोफाइट किसे कहते हैं, जीरोफाइट किसे कहते हैं, क्रायोफाइट किसे कहते हैं, हेलोफाइट किसे कहते हैं एंड लिथोफाइट किसे कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्त पशुपालन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। पशुपालन कृषि का महत्वपूर्ण अंग है। पशुओं की सर्वाधिक जनसंख्या एशिया में मिलती है। विश्व के 40% पशु एशिया में पाया जाता है। तो दोस्त आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल एशिया में जो 40% पशु पाया जाता है संपूर्ण संसार का। विश्व में दूध उत्पादन के कंट्री को हम देख लेते हैं कि किसकी नंबर कौन सी है। तो गाय के दूध उत्पादन में यूएसए मीन्स अमेरिका पहला नंबर पर एंड दूसरा नंबर पर मेरा प्यारा सा भारत। भैंस की दूध उत्पादन में नंबर 1 पर भारत एंड सेकंड पर चाइना। दोस्त यहाँ पर आप इसे ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। टोटली मिल्क उत्पादन में, संपूर्ण दुग्ध उत्पादन में अगर देखा जाए तो भारत नंबर 1 पर है और दूसरा नंबर पर यूएसए है। दोस्त यहाँ पर संपूर्ण दुग्ध, टोटली मिल्क उत्पादन मीन्स गाय और भैंस दोनों दूध को मिलाकर कहा जा रहा है। यहाँ पर दोस्त ये बात बताई जाती है कि मेड काऊ रोग जानवरों में होने वाला एक रोग है। यह रोग गायों के माइंड, मस्तिष्क के भाग को प्रभावित करता है। मीन्स देखा जाए मेरे दोस्त तो मेड काऊ जो डिजीज है यह गायों को मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इस रोग को 1980 में ब्रिटेन में पहली बार देखने को मिला था, जिससे 1.8 लाख गायों की मौत हो गई थी मेरे दोस्त। कहाँ? तो ब्रिटेन में। दोस्त यहाँ पर हम कुछ वेरी आईएमपी पॉइंट देख लेते हैं कि वेरी आईएमपी पॉइंट कौन से। तो दोस्तों वेरी आईएमपी पॉइंट्स में बताया जा रहा है कि चीन में
गेहूं का उत्पादन अधिक हवांगो नदी और उसकी सहायक नदियां के बेसिन क्षेत्र में होती है। दोस्त ध्यान में रखिएगा, हवांगो नदी के समीप चाइना में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है। दोस्तों प्लांटेशन किया जाता है। चावल का यांगसी और सिक्यांग नदी घाटी के क्षेत्र में, दोस्त कहाँ, तो चाइना के यांगसी और सिक्यांग नदी के पास में ज़्यादा चावल यानी धान का प्लांटेशन किया जाता है। कॉफ़ी हेतु ब्राज़ील का सालो पालो क्षेत्र दुनिया में प्रसिद्ध है। क्या चीज़ के लिए दोस्त? कहवा कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। इसे विश्व की कहवा मंडी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्त आई होप आपको समझ में आ रहा है कि वेरी IMP टेस्ट में क्या बताने की कोशिश की गई है। फिर दोस्त आगे दूसरा पॉइंट आप देखिए, शहतूश। दोस्त शहतूत नहीं है, यहाँ पर शहतूश है, जो कि विश्व में सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, जो चीन के तिब्बत में पैदा होता है। इस ऊन को चीरू नामक जानवर के बालों से तैयार किया जाता है। दोस्त ध्यान दीजिए, कौन सी? तो चीरू नामक जानवर के बालों से शहतूश नामक गर्म ऊन तैयार किया जाता है। कहाँ? चाइना के तिब्बत नामक शहर में। फिर आगे दोस्त बताया जाता है जिससे गर्म ऊनी शाल बनाई जाती है। नोट थोड़ा दोस्त देखिए, यहाँ पे विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्त इस तरह से मेरा यह थ्योरी सेक्शन लेक्चर नंबर 2 एंड होती है। तो दोस्त मैं फिर आपसे एक न्यू अनोखापन वीडियो के साथ मिलता हूँ। दोस्त तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे इस उत्मांस IAS चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।